नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। संडे स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और कांग्रेस तो फिलहाल कुछ ज़्यादा ही फूक फूक कर पी रही है, और साथ में डंडा अब सख्ती से चलाना शुरू कर दिया है। मुंह जला कांग्रेस का हरियाणा में, जब कांग्रेस की एक बड़ी दलित नेता ठीक चुनाव के बीच में कोप भवन में जाकर बैठ गई, जिनका नाम है शैलजा, और बीजेपी को मिल गया मौका पूरे प्रदेश में ये फैलाने का कि ये जाट वर्सेस अदर्स की लड़ाई है। जाट कांग्रेस के हैं, बाकियों का कोई नहीं है, और बीजेपी को उसका फायदा हुआ। यही चीज़ पंजाब में दोहराने की कोशिश की जा रही थी, जब शैलजा की तरह एक और दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व मुख्यमंत्री ने दलित विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। लेकिन इस बार कांग्रेस हाईकमान ने सतर्कता के साथ न सिर्फ चन्नी को उनकी असली जगह बताई, बल्कि चन्नी के बहाने पूरे देश के ऐसे नेताओं को साफ चेतावनी दे दी जो विक्टिम कार्ड के जरिए पार्टी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। हाईकमान ने साफ संदेश दिया कि अब ब्लैकमेल की राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि तना पेड़ को चैलेंज नहीं कर सकता। यही बात संदेश चन्नी के जरिए पूरे देश में दिया गया। लेकिन क्या यह संदेश सच में कामयाब रहा, या इस संदेश के आगे भी कुछ करने की जरूरत थी, और ये जो चन्नी के जरिए संदेश दिया गया, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सब समझना भी ज़रूरी है। इसलिए उन दोनों स्टेट के बारे में बात करना ज़रूरी है जहाँ से कांग्रेस का मुंह जला, और जहाँ अब फूक फूक कर कांग्रेस कदम रख रही है, पंजाब और हरियाणा। इन दोनों राज्यों के दो सीनियर पत्रकार, खांटी पत्रकार, हमें बताएंगे कि दरअसल ये चन्नी वाला जो पूरा एपिसोड हुआ है, इसका असर क्या हुआ है और क्या हो सकता है। इसके लिए हम चलते हैं पंजाब से वरिष्ठ पत्रकार राजू विलियम्स और हरियाणा से वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह श्योरान के पास। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, राजू भाई और रविंद्र भाई दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो फिर शुरुआत, मुझे लगता है, बात, क्योंकि मुद्दा पंजाब का था, लेकिन शुरुआत हरियाणा से करनी जरूरी है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो क्योंकि हरियाणा में बहुत मुंह जलाया कांग्रेस ने, गरम गरम दूध पिया। अगर शैलजा जी को भवन में नहीं जाती तो शायद कहानी में कुछ बदलाव हो सकता था। रविंद्र भाई, ये जो पंजाब को लेकर जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान ने एक सख्ती दिखाई है, या जो भी अपना स्टैंड क्लियर किया है, आपको लगता है ये हरियाणा से जो सबक मिला था उसी की वजह से है, या ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी बहुत कुछ और जरा सख्त कदम करने की जरूरत थी? जी, नमस्कार प्रदीप भाई, और बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे इनवाइट किया। आपका चैनल बड़ा शानदार है, बहुत मेहनत और अरे सर, लगन के साथ थैंक आप यू, काम थैंक करते हैं, यू। और दुनिया से, देश के, समाज से जुड़े तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय बेबाकी के साथ रखते हैं, और बहुत ही शानदार लोगों को आप अपने यहाँ बुलाते हैं। तो मेरा बड़ा जी, सौभाग्य है कि आपने मुझे बुलाया। आप जैसे भाइयों का साथ है, गाइडेंस है, तभी है। आपका बहुत धन्यवाद, मेरा बड़ा सौभाग्य है, आपने मुझे भी इनवाइट किया जी, जी, और अपने दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया। तो जी। ये बात मैं आपकी सही है। लोगों मैं यहाँ लोगों को, सॉरी, एक चीज और बता दूं। रविंद्र भाई का अपना चैनल है, जरूर देखिएगा। ये जो आज का पॉलिटिकल डिस्कशन है, इसका काफी बेस मैंने कल इनके चैनल से भी लिया। इनकी भी बहुत अच्छे, छोटा था लेकिन अच्छी डिस्कशन थी। तो रविंद्र भाई, जरा अपना फोर्थ स्टेट, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, यही नाम है ना? जी, द फोर्थ फोर्थ स्टेट स्टेट। के नाम से, द फोर्थ स्टेट के नाम पे रविंद्र भाई का चैनल है, जरूर देखिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जी रविंद्र भाई। थैंक यू सर। देखिए, क्या है कि हमको प्रदीप भाई दो अलग अलग मसाइल हैं, उनको एक साथ जोड़ के देखें। पहली बात तो, अगर हम लोग ये मान के चलें कि जो राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए थे, और खासतौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था कि 25 लाख वोट की हेरफेर हुई है, ऐसे आरोप लगाए थे, अगर तो हम लोग उन मुद्दों को भी माने कि वो भी एक बड़ा इशू था, तो फिर कांग्रेस पार्टी की हार जीत का मसला अलग हो जाता है। पर फिलहाल उसको छोड़ देते हैं और उन मुद्दों पर बात करते हैं जो पॉलिटिकल है। ये बात सही है आपकी कि शैलजा जो कोप भवन में चली गई थी, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे, कांग्रेस के जो बड़े लीडर हरियाणा में थे, चाहे वो कैप्टन अजय यादव थे, रणदीप सुरजेवाला, हुड्डा, हुड्डा पिता पुत्र, शैलजा, इन तमाम लोगों के बीच में जो सामान्य
एक समन्वय रहना चाहिए चुनाव के दौरान, वो दिखा नहीं। ये बात सही है। और ये बात आम आदमी ये बात कह रहा था कि इसका नुकसान होगा, वो नुकसान दिख रहा है। क्योंकि उसके पहले कई ऐसे बयानबाजी हुई, शैलजा तो लगातार बयान देती रहीं और उन्होंने किसी तरीके से अपने आप को रिस्ट्रेन नहीं किया, कोई उनको इस बात से दिक्कत नहीं थी कि वो अपनी बात साफ तौर पर ना कहें। उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की, बार-बार की, अलग-अलग टेलीविज़न मंचों से की और यूट्यूब चैनल्स पर भी उन्होंने खूब खुल के बोला कि वो किस तरह नाराज़ है और क्या चाहती है। और उसका असर हुआ। उसका असर हुआ वोट्स पर, ऐसा माना जा रहा है कि भई जो दलित समाज के वोट थे, जो वोट लोकसभा चुनाव में 6 महीने पहले उनके साथ आए थे कांग्रेस पार्टी के, वो फिसल गए और उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। और साथ ही साथ नुकसान ये भी हुआ कि एक यूनाइटेड फेस पोज़ करने में कामयाब नहीं हुई कांग्रेस वहाँ। अगर वो करती तो कम से कम लोगों के बीच में एक मजबूत विकल्प के तौर पर अपने आप को दर्शा सकती थी। शायद वो मौका भी चूक गई। तो जहां तक कांग्रेस के समन्वय की बात है, और वही दिक्कत आई कि जो सेंट्रल लीडरशिप है, उनमें से भी ज्यादातर लोग एब्सेंट रहे या उस तरीके से मजबूती के साथ वो काम नहीं कर पाए जहां उनको करना चाहिए था। जहां उनको समन्वय स्थापित करने में हेल्प करनी चाहिए थी, दोनों नेताओं को साथ खड़ा करना चाहिए था, वो कर पाने में वो लोग भी कामयाब नहीं रहे। तो कांग्रेस पार्टी एक मैनेजमेंट के तौर पर वहां पर फेल हुई और उसका फायदा बीजेपी ने उठाया। राजनीतिक तौर पर तो ये बात है, और वो फायदा बीजेपी दोबारा उठाना चाहती है पंजाब में, जिसको रोकने के लिए शायद अब ये जो पूरी प्रक्रिया की गई है। अगर यही हरियाणा में किया गया होता तो शायद नतीजे दूसरे होते, और इतनी सारी अगर वोट्स की मैनिपुलेशन हुई है, उस मैनिपुलेशन के बावजूद भी वोटों के अंतर में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और कांग्रेस पार्टी आसानी से ये चुनाव जीत जाती। भूपेंद्र हुड्डा बड़े नेता हैं, उनके पास अच्छा खासा वोट बैंक माना जा रहा है, या उस चुनाव में तो माना ही जा रहा था, लेकिन वो अपने आप में भी इतने बड़े नेता नहीं है कि खुद जिता पाए। उनको भी सहयोगियों की जरूरत थी। उनको यादव इलाके में जरूरत थी, जो अहिरवाल हमारा बोलते हैं, या दलित समाज का जो वोट है उसमें उनको जरूरत थी। वो कहीं ना कहीं उनको समर्थन नहीं मिला। तीसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी के ठीक ठाक लीडर्स थे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, उनको टिकटें नहीं मिली। टिकट ना मिलने की वजह से वो लोग इंडिपेंडेंट चुनाव में लड़ गए, या बागी कह सकते हैं उनको, और उनका नुकसान भी कांग्रेस पार्टी को हुआ। कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर आपने आकलन भी किया, हम लोगों ने बार बार किया है कि वहां पर जो वोट का हार जीत का अंतर है वो बागियों का कहीं ज्यादा, उससे ज्यादा वोट उनको मिला। ये तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी ने लूज की, वहां पर उन पर ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया। अब राहुल गांधी आए हैं तो उन्होंने दोबारा से उन बातों का जिक्र किया। 2 दिन पहले वो कुरुक्षेत्र में आए थे, वो फिर बातें फिर से दोहराई गई हैं कि भाई इस बार वो गलतियां ना हो, और जो गुटबाजी है उसको खत्म करें। अब तो संगठन भी बन गया है, संगठन जी जिला स्तर पर तो बन गया है, बस प्रदेश स्तर पर बनना बाकी है, वो भी मुझे लगता है बहुत जल्द बन जाएगा। तो अब मुझे लगता है बहुत लंबे समय के बाद संगठन के तौर पर संगठन कांग्रेस दिखेगा, जो कि 12-13 साल से बिल्कुल लंबित अब एब्सेंट था, वो अब दिखेगा। तो जी अब क्या जी कांग्रेस पार्टी करेगी, वो एक महत्वपूर्ण है कि ये लोग ले जी आगे जा पाएंगे कि नहीं। जी प्रदीप भाई। जी जी राजू भाई, हमने जी पिछले हफ्ते जहां बात छोड़ी थी, हमने जहां पिछले हफ्ते बात छोड़ी थी, जी बात वहीं से आगे शुरू करते हैं, क्योंकि उसके बाद ये बैठक हुई है। और जिस तरह से एक तरह से क्लियर मैसेज चन्नी साहब को दिया गया है, वो मैंने पिछले काफी समय से कांग्रेस में किसी को इतना क्लियर मैसेज देते हुए नहीं देखा था। जहां पर प्रेस के सामने हो चाहे मीटिंग में हो, क्लियर कट कह दिया गया था कि ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। आप इस डिसीजन को या कांग्रेस के इस रुख को किस तरह से देख रहे हैं? आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें इस तरीके का कड़ा मैसेज जो है कन्वे करना, वो भी मीडिया के थ्रू, इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस में बहुत देर तक इन नेताओं को जो पार्टी में एक लॉन्ग रोप दिया गया था, तो उसका इसको लगा कि भैया ये अब बड़ी फैसलाकुन जो है ये घड़ी है, और अब कुछ ना कुछ हमें ऐसा रुख जो है अपनाना पड़ेगा। उसकी एक वजह है कि अभी कुछ माह पहले आपके मन से मैंने पहले भी बताया था कि ये जब वोटर अधिकार यात्रा थी, राहुल गांधी बिहार में थे और उधर इनका जो संगठन सृजन का अभियान चला हुआ था, उसके बीच में भी इन्हीं नेताओं को, और ज्यादा तादाद में, अभी तो 6-7 थे, तब करीब करीब 27 लोगों को वेणुगोपाल जो है संगठन के महासचिव है,
उन्होंने मीटिंग ली थी एआईसीसी में, उसमें भी यही सख्त ताड़ना उस वक्त भी की गई थी, लेकिन उस वक्त वो मीडिया में नहीं आए थे वेणुगोपाल। तो उसके चलते हुआ क्या कि उस ताड़ना के बावजूद ये बातें जो अब वेणुगोपाल जी ने सामने आके बोली है, इसको पब्लिकली कहा है, ये बातें पहले भी इनको कही गई थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को सुधारा नहीं। और उसके बाद नौबत यहां तक पहुंच गई कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी, उनको दखल देना पड़ा। तो उनको दखल देना पड़ा, तो यहां से इस बात का आपको संकेत मिलता है कि ये संकट कितना गहराया हुआ है कांग्रेस के अंदर। अब जिस दिन से ये मीटिंग हुई है, उस दिन से आप जिसको भी फोन करो, कोई फोन ही नहीं उठा रहा, कोई बयान नहीं आ रहा। तो इस किस्म का एक रुख जो है कांग्रेस को अपनाना पहले चाहिए था। अब काफी मतलबी, अब पूरी मीडिया में आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई है, तो अभी भी ये मुझे नहीं लगता है कि ये इस किस्म का जो अनुशासन है ज्यादा देर तक बना रहेगा। पब्लिकली नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से ये सभी वही अपना उसी के ऊपर ये चलेंगे। उसकी वजह ये है कि भैया एक ताड़ना जो है उसकी वजह से ये सुधरने वाला नहीं है। कांग्रेस के अंदर ये जो गुटबाजी है पहले भी हुआ करती थी। पहले प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉब्लम क्या, अच्छी बात ये थी कि वो बाइपोलर पॉलिटिक्स का जमाना था, उसमें इनकी गुटबाजी ढकी जाती थी, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। जैसे पंजाब में है कि आप अकाली है मेन आपके एडवर्सरी, तो लोग कह रहे हैं कि अकाली नहीं तो कांग्रेस, तो वो बातें ढकी जाती थी। अरे ये गुटबाजी तो ज्ञानी जैल सिंह, दरबारा सिंह, उनके टाइम से चली आ रही है, लेकिन उनमें एक साइस्तगी थी। वो पार्टी के हितों को ऊपर रखते थे और वो पब्लिकली ऐसे डिस्प्ले नहीं करते थे जैसे चन्नी साहब और दूसरे तीसरे जो है। अब तो नेताओं में जो इनके में, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कुछ सुलझे हुए नेता है। अब चन्नी साहब बाद में सफाई दे रहे हैं। अरे भाई, पहले आपको सोच समझ के बयान नहीं देना चाहिए था? आपको पता नहीं है कि आपकी मीटिंग चल रही है, आप जो बोलेंगे वो आप लोग ही, अब उसके अंदर की वीडियो भी आ गई, चन्नी साहब जो बोल रहे हैं, तो वो इनकार कर रहे थे, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो भैया ये परिस्थितियां बदल गई हैं, तो छिप ही नहीं रहे। अब समस्या ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो मुझे लगता है कि इस बात इसलिए हो रहा है ऐसा क्योंकि कांग्रेस, जैसे रविंद्र भाई ने बताया, अरे भाई हरियाणा में भी कांग्रेस ये समझ बैठी थी कि भाई प्लेट में तश्तरी में रखी हुई है सत्ता, तो हम जाएंगे तो लोग हमें वोट डाल देंगे। और ऐसा ही कुछ यहाँ पंजाब में है कि हम तो बस, अब किसी भी कांग्रेसी से बात करें नीचे से लेके ऊपर तक, वो ये बोलेगा भाई 27 में तो हमारी सरकार। जब ऐसी सोच हो तो उसमें होता क्या है कि सब लोग कहते हैं कि सरकार तो बन गई, करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी अपनी सीटें बुक करो, किस किस को टिकट मिलनी है, किस किस ने मंत्री बनना, किस किस ने मुख्यमंत्री बनना। दिस इज द प्रॉब्लम। अब उसमें स्ट्रक्चरल जो चेंज जो है वो तो आ गई है, एक संगठन सृजन के तहत इन्होंने सब कुछ कर लिया, बंदे बदले सब, लेकिन मसला ये है कि स्ट्रक्चरल चेंज तो आप ले आए, वो भाई सोच कहां से आएगी? वो सोच जिसमें पार्टी का हित जो है वो सुप्रीम है, अपना निजी हित की बजाय। राजू भाई, एक बीच में यहीं से सवाल आपसे एक और पूछना चाहूंगा मैं। ये जो आपने अभी बात कही ना, सब कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी बनी रही है, यही चीज रविंद्र भाई एग्री करेंगे, हरियाणा में भी था एटीट्यूड। एग्जैक्टली, हरियाणा में नहीं नहीं, हरियाणा में अभी रविंद्र भाई ने समझाया कि कैसे शैलजा की नाराजगी भारी पड़ गई, शैलजा का कोप होना जाना भारी पड़ गया। तो एक नैरेटिव ये भी बनाया जा रहा है, खासकर कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले के बाद, कि कहीं हरियाणा वाली स्थिति पंजाब में रिपीट ना हो जाए। जिस तरह से चन्नी को स्नब किया गया है, कहीं ये मैसेज ना चला जाए कि पंजाब में भी जाट वर्सेस अदर करने में बीजेपी या आम आदमी पार्टी कामयाब हो जाए और कांग्रेस को कॉर्नर कर दे कि भाई ये तो जाटों के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि अध्यक्ष तो नहीं बदलेगा और जो दलित लीडर है उसको जो है डांट फटकार मिली है। आपको को भी डाउट है कि कहीं इस तरह का हरियाणा वाली चीज रिपीट तो नहीं हो जाएगी पंजाब में? देखिए, पंजाब में बिल्कुल मैं यही बात कह रहा हूं। जब मैं ये बात कहता हूं कि ये लोग ये समझ बैठे हैं कि हमारी जो है वो तो सरकार बनी, ये भूल जाते हैं कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं ये बाइपोलर पॉलिटिक्स का जमाना नहीं है।
पंजाब में 4 सशक्त जो है वो दावेदार हैं। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक तरफ रख दें, अकाली दल और बीजेपी, चाहे उनका वोट शेयर पिछले समय में बहुत नीचे गया है, अकाली दल जो है और अपना बीजेपी जो है, वो उस कम वोट शेयर के बावजूद भी इनकी नलायकी की वजह से इतना वो गेन ना कर जाएं कि वो किंग मेकर वाली भूमिका में आ जाएं। मैं इसीलिए आपके पिछले वाले चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि 1 साल अभी जो मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि अगर यही कंटिन्यू किया तो पंजाब में फ्रैक्चर मैंडेट आ सकता है, क्लियर मेजोरिटी नहीं। उसके बाद क्या करेगी? फ्रैक्चर मैंडेट आता है तो दैट इज एज गुड एज लॉस फॉर द कांग्रेस। कांग्रेस किसके साथ पोस्टपोन अलायंस करेगी? आम आदमी पार्टी के साथ करेगी, बीजेपी के साथ करेगी, अकाली दल के साथ करेगी। तो उस सूरत में बीजेपी अगर यहां पे लंगड़ी सरकार आती है तो बीजेपी भैया वाया प्रेसिडेंट वाया गवर्नर रूल करेंगे यहां के ऊपर। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो उसमें चाहिए कि कांग्रेस जो है उसको ऑल आउट विक्ट्री जो है, क्लियर मेजॉरिटी के साथ उनको उनकी सरकार बने, उसके लिए उनकी प्रिपरेशन जो तैयारी होनी। लेकिन उस बात पे उस तरीके की रणनीति बनाने की बजाय ये लोग अपनी सारी एनर्जी शक्ति जो है वो अपनी अंदरूनी कले में जाया कर रहे हैं। और वही जो कीमती, अब राहुल गांधी के पास इतना समय नहीं है कि ये बातें करे। अरे भैया 50-50 साल, 40-40 साल, 30-30 साल हो गए आपको पंजाब कांग्रेस में काम करते, कितने मंत्री रहे, विधायक बने, अभी भी राहुल गांधी समझाएंगे आपको कि भैया ये पार्टी का नुकसान है, गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। तो कॉल जो है, फाइनल कॉल पंजाब कांग्रेस के नेताओं को लेना चाहिए। अपने अगर इनकी अपने निजी स्वार्थ है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, अगर उसको भी पूर्ण करना है तो इनको गुटबाजी से ऊपर उठ के एक यूनाइटेड फेस। अब आप देखिए कि वेणुगोपाल जी ने जब मीडिया को उस मीटिंग के बाद संबोधित किया, आप उनकी टोन देखिए, किस लहजे में वो बात कर रहे थे। ग्रुपिज्म की बात की उन्होंने। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई नेता मिल नहीं सकता है। अरे भाई, जितना ओपन और डेमोक्रेटिक माहौल कांग्रेस में है, यही लोग कांग्रेस, पंजाब के कांग्रेस के लीडर जो बीजेपी में गए हैं, अब अमरिंदर सिंह रो रहे हैं, मेरी बात नहीं कोई सुनता। अरे भाई, ये सारे मजे कांग्रेस के अंदर ही हैं। तो दे नीड टू सपोर्ट देयर पार्टी अपने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए भी। अगर ये कांग्रेस के ऊपर पंजाब में एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी है कि वो सरकार बनाए और बीजेपी जैसी पार्टी को वो पंजाब से बाहर रखे, तो इसलिए इनको इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। पंजाब देश के 4 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु के बाद पंजाब चौथी स्टेट है जहां पे आज तक बीजेपी सेंध नहीं लगा सकी है। और उसके लिए जमीन तैयार करके खुद ही देंगे कांग्रेस वाले अगर ऐसा रहे, क्योंकि इससे आपकी रणनीति प्रभावित होती है। अगर गुटबाजी चलेगी तो भीतर घात भी होगा, अंडरकटिंग भी होगी, लिख के रख लीजिए। जी। तो रविंद्र भाई, इस स्थिति में जो मैसेज इन्होंने दिया है, मुझे लगता है कि इससे भी सख्त एक तो बात क्लियर कर दी है, सीएम कौन बनेगा ये प्रेरोगेटिव पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप को है, इनको बता दिया गया। और मेरी जो जानकारी है, इनकी खिंचाई हुई है, जबरदस्त खिंचाई राहुल गांधी ने वहां पे की है। राहुल गांधी बेहद नाखुश है इनसे, और इनको भी चाहिए कि इनका नेता जनता की लड़ाई लड़ रहा है, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, और ये एक दूसरे होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। That's the problem. मैं फिर आता हूं। रविंद्र भाई, आपसे ये जानना चाहूंगा, इस वक्त उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, लेकिन हिमाचल में सरकार बेशक है, पार्टी गुट में बटी हुई है बड़ी बुरी तरह से। खुद का एक मंत्री विक्रमादित्य सिंह सरकार के अफसरों पर ही सवाल उठा रहा है। हरियाणा का हाल आपने अभी बताया, पंजाब का हाल राजू भाई ने बताया। इन केस आज अगर हिमाचल में चुनाव होता है तो मैं आपको बताता हूं कि हिमाचल में आज तो स्थिति नहीं है कांग्रेस की सरकार रिपीट होने की। अगर पंजाब भी छूट जाता है ऐसी हालत में, तो पूरे नॉर्थ इंडिया का सिर्फ दक्षिण भारत तक ही रह जाएगी कांग्रेस। केरल अगर जीतती है अभी तो ये तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा स्टेक है पंजाब में। आपको नहीं लगता कि पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो अगर
खाली हो जाता है। वैसे भी हिंदी बेल्ट के बड़े स्टेट आपके पास आने की अभी कोई उम्मीद नहीं है, फिर एक सॉलिड झटका नहीं होगा कांग्रेस के लिए? बिल्कुल आपकी बात तो सही है प्रदीप भाई, और इस फलक का आप थोड़ा सा और विस्तार कर लीजिए तो हम लोग इसमें उत्तराखंड को भी जोड़ लेते हैं। और इसके अलावा तो कहीं स्टेट में है ही नहीं। राजस्थान में थोड़ा सा, चलिए वेस्टर्न हिस्सा है वो, लेकिन राजस्थान के अलावा तो एक उत्तराखंड है जहां पर कांग्रेस कहीं मजबूत स्थिति में थोड़ी बहुत दिख रही है, कम से कम चैलेंजर तो है। लेकिन ये आपने जो बात कही ये कॉमन है, और कॉमन कांग्रेस की लेगेसी से जुड़ी हुई है। ये तो राजू भाई ने भी इशारा किया है, बल्कि हम तो और पीछे चले जाएंगे। हम तो और पीछे चले जाएं अगर आजादी के पहले भी, और पीछे चले जाएं कांग्रेस पार्टी के बनने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले से लेकर के उस दौर में भी चले जाएं। तो जिन्ना जिन्ना को भी तो शुरुआती दौर में जब जिन्ना का विरोध हुआ तो कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी से ही तो हुआ। जो उनको चाहिए था जिन्ना को वो नहीं मिला कांग्रेस में, तभी तो वो लोग चले गए ना। तो गुटबाजी तो कांग्रेस की डीएनए में है, और इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास आप लोगों को पता है। लेकिन अभी का स्थिति बिल्कुल आपने सही बोला कि अगर कांग्रेस के लिए इन इलाकों में अपनी पैठ, और ये जो इलाके हैं खासतौर पंजाब जैसे स्टेट्स, ये तो कांग्रेस के लिए बहुत कांग्रेस की नेचर को सूट करने वाले प्रदेश हैं। यहाँ के जनता का विचार जो है ये वो सूट करता है कांग्रेस को, और इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर भारी गुटबाजी के बावजूद कांग्रेस जीत जाती है। कांग्रेस के ऊपर एंटी 84 रॉयट्स का भी एक आरोप है, उसके बाद भी पंजाब में जीत जा रही है, क्योंकि पंजाब जो है वो बेसिकली एक तो कास्ट में डिवाइडेड स्टेट नहीं रहा, रिलीजियसली डिवीजन उस स्टेट में नहीं है। और यही मूल जो कांग्रेस पार्टी का डीएनए है, जिसको लेकर चाहते यकचहती जिसको बोला जाता है भारत में, भाईचारा जिसको कहिए आप, उसके साथ पंजाब हमेशा आगे बढ़ा है। इतनी ज्यादा पंजाब के अंदर दिक्कतें हुई, मैसेकर्स हुए, विभाजन तकसीम हुआ, इतने सारी समस्याओं के बाद भी पंजाब में आम लोगों के बीच में भाईचारा खराब नहीं हुआ, और उसी को कांग्रेस पार्टी आगे लेकर हमेशा बढ़ती रही है। इसलिए कांग्रेस को सूट करता है पंजाब में। लेकिन मसला अब क्या है कि बीजेपी, अब ये जो अगर हम लोग बात करें, चन्नी ने जिस तरह के बयान दिए हैं, तो चन्नी, अब देखिए चुनाव के बाद चन्नी गायब हो गए थे, विधानसभा चुनाव जीते और उसके बाद कई दिन तक चन्नी का कोई अता पता नहीं था। वो सीधे अवतरित हुए जब लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, और उसके बाद उनका यह बयान, और इस बयान के बीच में अगर हम लोग उनका सोशल मीडिया का पेज देखेंगे तो आप देखेंगे कि चन्नी से ज्यादा पॉपुलर लीडर कोई पंजाब में इस वक्त कांग्रेस का है ही नहीं। मेरे पास जो जानकारी है, कितनी सही है आप बता सकते हैं, उसमें चन्नी के जितना पैसा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर चन्नी खर्च कर रहे हैं उतना पूरी कांग्रेस नहीं कर रही है। तो ये सब ऑटोमेटिकली थोड़ी हो गया, इसके पीछे कोई ना कोई प्लानिंग है, और ये वही प्लानिंग है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को यहां से खदेड़ना है, और देखिए बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस यहां ना जीते, आम आदमी पार्टी दोबारा जीते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कांग्रेस का बेस कमजोर हो, और वो कैसे होगा कि पंजाब में वो चीजें लेके आए जो इसके पहले नहीं थी। वो क्या थी? कास्ट के लेवल पर इतना भारी डिवीजन। वो डिवीजन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आसान तरीका क्या है कि एक दलित नेता को आप थोड़ा सा मजबूती से इस तरह की बातें कहें जिससे कि पूरे समाज में थोड़ा सा नफरत का जहर फैले। और देखिए पंजाब में सिख कम्युनिटी में भी जट सिख जो है वो तो हमेशा से डोमिनेशन उनका रहा ही है, चाहे प्रताप सिंह कैरो की बात करो या उसके पहले की, वो डोमिनेशन को तो पंजाब ने हमेशा देखा है। तो उसके खिलाफ खड़ा करना बड़ा आसान काम है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की कोशिशें मजबूती से करेगी तो उसमें कामयाबी मिलने की संभावना है। होगा कि नहीं होगा हमको नहीं पता, लेकिन वो कोशिश कर सकते हैं, और फिर सोशल मीडिया की हेल्प लेके, एजेंडा वाले पत्रकारों की मदद लेके उस काम को और आसानी से किया जा सकता है। तो उस पर चलते हुए कहीं हम लोगों को चन्नी दिखाई दिए, और इसलिए उनको स्नब करना पड़ा। नहीं तो जब हमने जालंधर में देखा था कि भूपेश बघेल ने, बड़ा एक कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अलग चीज थी कि भूपेश बघेल ने जालंधर में आके पंजाब के बीचों बीच बैठ के कह दिया कि हम लोग यूनाइटेड फेस पोज करके चुनाव लड़ेंगे, और हमारा नेता जो है वो चुनाव के बाद तय होगा। हम लोग संयुक्त नेतृत्व में इलेक्शन लड़ने वाले हैं, कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं होगा। ये बातें तो हम लोग नहीं सुनते, ये बातें तो हमने बहुत दिनों बाद सुनी पंजाब में या इस इलाके में ही। तो इतनी मजबूती के साथ उन्होंने बोला। उसके बाद मेरे ख्याल से वड़िंग का भी उससे मिलता जुलता स्टेटमेंट आया, वैसा ही स्टेटमेंट रंधावा जी का भी आया, और लेकिन चन्नी का स्टेटमेंट उसके बाद भी नहीं आया। और इस तरह का बयान जब आता है तो वो क्या इशारा करता है? कोई इसमें दो और दो चार करने की जरूरत नहीं, साफ तौर पर हम लोगों को दिख जाता है। दूसरा, बीजेपी का जिस तरीके से वोट बैंक 2024 लोकसभा में बढ़ा, अपने से चुनाव लड़ा और बावजूद उसके उनका लगभग 20% वोट आ गया, तो वो कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज है कि 20% वोट आ गया, और 20% वोट के बाद भी हम लोग देख रहे हैं
कि सीट तो चले नहीं जीते, लेकिन वोट में बड़ा भारी उनका उछाल हुआ है। वो क्यों हो गया? एक तो उन्होंने अच्छे खासे बड़े नेताओं को अपनी तरफ खींच लिया, उन नेताओं ने अपना वोट लिया, और प्लस में जो हिंदू समाज का वोट है, खासतौर पर जो गुरदासपुर पठानकोट इलाके से शुरू होके, उसको कैसे अपनी तरफ एकजुट करें, कांग्रेस बीजेपी उसके लिए लंबे कोशिश कर रही है, कई सालों से कोशिश कर रही है, और 2024 में वो कोशिश कुछ हद तक कामयाब होती हुई हमको दिखी। अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी उसी पर पूरा फोकस है कि अगर हम लोग उतना परसेंट वोट भी ले लें और बीजेपी इतना परसेंट वोट ले लें, आम आदमी पार्टी को अगर डेंट पड़ेगा तो भी हम लोग कोशिश करके जो पंथक वोट है, जिसमें खडूर साहब के जो सांसद हैं और इस तरह की कुछ और, मेरी जानकारी तो यह कि कुछ और नई पार्टियां भी लॉन्च होने वाली हैं, वो छोटी छोटी पार्टियां अगर पंथिक वोट को काट दें, जो अकाली दल को आने वाला है या कांग्रेस पार्टी को जाने वाला है, तो भी दोबारा से सत्ता में किस तरीके से आम आदमी पार्टी को रिटेन कर पाएंगे, उसकी प्लानिंग बीजेपी कहीं ना कहीं करने वाली है या बीजेपी करती हुई दिख रही है। और उन्हीं के हाथों में खेलते हम लोगों को चन्नी दिखे। हो सकता है ना हो, पर ये आकलन जो है वो 2 और 2 4 करने से समझ आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने आपके सामने रखा। बाकी स्थिति तो चन्नी साहब ही साफ कर सकते हैं, जब, लेकिन वो खामोश हैं, वो बोल नहीं रहे। जी, अब क्योंकि आप दोनों के पास वक्त कम है, आखिर में एक छोटा सा मैं थोड़ी सी जी हाँ, मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ, इसको आगे जो रवीन भाई ने बात करी है, जो आप जवाब राजू भाई, जो आप जवाब देंगे उसमें फिर एक जवाब ये भी दे दीजिएगा कि अब चन्नी साहब के सामने क्या ऑप्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं चन्नी साहब शायद कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? उसको भी इसी में जोड़ दीजिएगा। आपके इस सवाल का जवाब मैं सबसे पहले देता हूं कि चन्नी साहब के बारे में ये जो प्रभाव बना हुआ है कि बहुत बड़े नेता हैं, बड़े सुलझे हुए हैं, इनके पीछे बहुत इनके समर्थकों का बहुत बड़ा वर्ग है, ऐसा कतई नहीं है धरातल के ऊपर। चन्नी साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कांग्रेस छोड़ के किसी और पार्टी के साथ चले जाएं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे दूसरी हो, ठीक है। और जो लोग, चन्नी साहब कैप्टन अमरेंद्र से बड़े नेता नहीं है पकड़ वाले पंजाब के, और कैप्टन अमरेंद्र सिंह का क्या हाल हुआ कांग्रेस के बाहर जाके, तो चन्नी इसको भली भांति जानते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि चन्नी कहीं नहीं जाने वाले हैं, और ये बात उन्होंने अपना आधिकारिक तौर पे ये बयान भी जारी कर दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा, अगर मैं कहीं गया तो मुझे वोट ना देना। तो इनकी ना सिर्फ चन्नी, अब बात छोड़िए, जितने और नेता हैं भैया, ये सारे अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं, पैन पंजाब नेता कोई नहीं है इनमें से। ये तो कांग्रेस पार्टी है जिसकी वजह से इनकी पहचान बनी हुई है, और जिसने छोड़ा है उसका वो सभी के सभी हारे हैं, और उनमें से एक बहुत बड़ा वर्ग छोड़ के बीजेपी में चला गया था, पूरे विधायक थे, पूरे मंत्री थे, वो दोबारा वापस आए। और जिन लोगों ने अब कांग्रेस के अंदर दहाकों से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं, विचारधारक तौर पे वो लोग हैं टोटली मिसफिट हैं, बीजेपी में तो चले गए हैं लेकिन वो मिसफिट है, वहां पे बड़ा असहज महसूस करते, जैसे कि कैप्टन अमरेंद्र सिंह करते हैं, और उन्होंने अपना दर्द जो पिछले समय में वो बयान भी कर दिया। अब आता हूं मैं दूसरी बात पे। चन्नी साहब ने ये जो बोला है, इसको बीजेपी जो है इसको मुद्दा बनाएगी, इसलिए मुद्दा बनाएगी कि चन्नी साहब का जो बयान है इसका डायरेक्ट अगर कोई लाभ होता है राजनीतिक चुनावी फायदा, और वो बीजेपी को होता है। वो इसलिए होता है कि बीजेपी 2024 का लोकसभा का चुनाव, उसके बाद जितने इनके ये बाई इलेक्शन आए हैं पंजाब में, 5, 6, 7 आए हैं, बीजेपी की रणनीति पंजाब में क्या है कि दलित और जट सिख जो है, या सिख इन जनरल और जट सिख इन पर्टिकुलर, इन दोनों को ये लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अकाली दल से भी उन्होंने सिख नेता, जो शहरी सिख जिन्हें हम बोलते हैं, और जट सिख जो है उनको कांग्रेस पार्टी के अंदर लेके, अभी अभी पुराने कदावर नेता जगमीत सिंह बराड़ जो है उन्होंने भी बीजेपी में शामिल हो गए। और दूसरा है दलित, इन्होंने दलित अमृतपाल सिंह जहां से लड़े थे वहां पे इन्होंने दलित अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, और बड़ी अच्छी वोट मिल गई थी उसको ये लोकसभा के चुनाव में।
और चन्नी साहब जब ये कहते हैं कि पंजाब कांग्रेस के अंदर जाट सिखों को महत्व दिया जा रहा है, सारे इनके पास है बड़ी पोस्टें और ये दलितों को कुछ नहीं है, तो चन्नी साहब बिल्कुल बीजेपी का खेला खेल रहे हैं, जाने अनजाने में। बीजेपी कांग्रेस के अंदर जाट सिख और दलित के बीच में अगर आप टकराव खड़ा करोगे तो उसका क्या है, वो बीजेपी की जो रणनीति है उसको वो सूट करता है। चन्नी साहब समझ, मुझे लगता है बाद में समझ आई उनको, लेकिन जो डैमेज करना होना था वो हो गया। अब सवाल ये है कि ये उस पर दोहरी मेहनत करें, प्रूव करें कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो उसी सूरत में हो सकता है जब चन्नी साहब दूसरे कांग्रेस के नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने मन भेद जो है, मत भेद उसको भुला के साथ पब्लिकली एक मैसेज देते हैं सॉलिडली। वहां पे सिर्फ अपनी बात नहीं करते। और जितने नेता हैं इंक्लूडिंग चन्नी, ये जो अपने सोशल मीडिया पे इन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, इसको मैं कहता हूं कि कांग्रेस हाईकमांड को नोटिस लेना चाहिए, इनको मना करना चाहिए कि भैया अपने पूरी पार्टी मनरेगा की ये रैली है, सभी नेता बैठे हुए हैं, सारी लीडरशिप बैठी है, और चन्नी साहब जो अपनी स्पीच है उसको कटवा के यूट्यूब के ऊपर डलवा रहे हैं। अब सिर्फ अपनी क्यों डलवा रहे हैं भाई? तो कांग्रेस के जो अभी हुआ है दिल्ली में, मुझे लगता है कि इससे भी और ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है। और कांग्रेस के अंदर जो है एक बदलाव लीडरशिप का, उसको नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि गुटबाजी को कैसे खत्म किया जाए। बाकी इन नेताओं के ऊपर है। अगर ये हारते हैं मुझे कोई नुकसान नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर ये जीतते हैं ना हमें फायदा है ना आपको फायदा है। जी जी जी। तो फिर अपने लिए तो सोच ले। जी रविंद्र भाई, जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपसे भी, छोटा जवाब, क्योंकि वक्त की कमी आपके पास भी है, राजू भाई के पास भी है। ये जो थरूर, चन्नी, शैलजा जैसे नाराज फूफाओं का कांग्रेस कब तक बोझ ढोती रहेगी? इनका इलाज क्या है? ये कांग्रेस की कल्चर है प्रदीप भाई, और कांग्रेस को इन चीजों को फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, हम लोग ये देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के 200, 300, 500 नए पुराने सांसद, मंत्री, विधायक छोड़ छाड़ के बीजेपी में चले गए। कांग्रेस के वोट बैंक पर क्या फर्क पड़ा? कांग्रेस का वोट बैंक तो उतना ही खड़ा है, हरियाणा में भी खड़ा है, पंजाब में भी खड़ा हुआ है। यहां से भी कितने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरीखे लोग चले गए, कितने सारे सांसद पुराने थे छोड़ के चले गए। तो ये कल्चर है कांग्रेस को। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आज भी इतना सब बोलने के बाद भी शशि थरूर जो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कांग्रेस नहीं बना रखा उनको। तो इन बातों से कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता, और शशि थरूर के नाराज होने से केरला में एक वोट का फर्क नहीं है। हाँ, मीडिया में परसेप्शन क्रिएट करने में ये लोग थोड़ा सा उसका नुकसान होता है, उसको मैनेज करना। मुझे लगता है कांग्रेस को इस बात के एहसास होगा कि भाई इनके बोलने से कुछ असर हो रहा है कि नहीं। मीडिया में दिक्कत होती है, लेकिन जमीन पर कोई दिक्कत होती है ऐसा मुझे लगता नहीं है। पर कई बार इसका बीजेपी आजकल दुरुपयोग करती है। वो बीजेपी को इस बात की समझ है कि कैसे इनका फायदा उठाया जाए, जैसे शैलजा का उठा लिया था, जैसे शायद चन्नी का भी उठा लें। लेकिन वोट में वैसे डायरेक्टली इनके कहने से कोई असर पड़ेगा ऐसा नहीं है, और ना त्रिवेंद्र में पड़ा। त्रिवेंद्र में बीजेपी पहले भी स्ट्रांग थी, और राजगोपाल 10,000 से चुनाव हारे, एक बार तो विधायक हो भी गए थे। तो उतना असर इनका नहीं है, लेकिन कांग्रेस इनका इलाज करती नहीं है। कांग्रेस ने परंपरागत तौर पर ऐसे लोगों को साथ रखा है, इलाज इनका कभी किया नहीं। जी, वैसे भी एक बार राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस की सफाई का काम तो मोदी जी करते हैं, उन्हें करने की जरूरत नहीं। खैर, आप दोनों ने प्रदीप भाई एक लाइन में टिप्पणी करूंगा कि ये जो नेता है, ये जो अभी आपने बात करी है, ये इन नेताओं को बता दिया गया है कि भैया पार्टी के अनुशासन में रहो, नहीं तो यू कैन गो वेर एवर यू वांट टू। 2 टूक बात इनको बता दी गई है। जी 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 जी। तो वही कह रहा था कि मैं आप दोनों की बातों से 2 चीजें मैं निकाल पा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज वाला एक है कि राजू भाई ने जो कहा कि अब वो वक्त चला गया कि जब कांग्रेस छोड़ के कोई भी चला जाता था और बीजेपी में लगता था मक्खन मिलेगा। अब सबको मालूम है कि कांग्रेस छोड़ने का नुकसान ज्यादा होता है। और दूसरा, रविंद्र भाई ने एक बात इंपॉर्टेंट कही, वो ध्यान रखने वाली बात है कि पंजाब में खेल सत्ता हासिल करने का नहीं है। बीजेपी का खेल ये है कि बेशक आम आदमी पार्टी सत्ता में रिपीट हो जाए, लेकिन कांग्रेस रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप दोनों ने समय निकाला, आप दोनों ने अपने विचार रखे और स्थिति साफ करी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।